जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहसिन मुस्लिम है और मैं आपसे रिसर्च मेथड्स के ऊपर, सोशल मार्केटिंग और बिज़नेस रिसर्च के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें हम अब तक रिसर्च को डिफ़ाइन करना सीख चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम रिसर्च प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं एक मार्केटिंग रिसर्च प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले 30 साल से मैं रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा भी रहा हूँ और मेरा मेन सब्जेक्ट रिसर्च मेथड्स और मार्केटिंग रिसर्च है। दोस्तों, इसमें मेरी ऑडियंस जो है जिसके लिए मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर कर सकूँ उन स्टूडेंट से, उन स्कॉलर से और यंग रिसर्चर्स से जो इस प्रोफेशन में एंटर होना चाह रहे हैं या अपने थीसिस में उनको कुछ हेल्प चाहिए कि वो उसको किस तरह से प्रैक्टिकल कर सकें, किस तरह से वो अपने थीसिस को राइट कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा कुछ स्मॉल बिज़नेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो मार्केटिंग रिसर्च को यूज़ करना चाहते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनके लिए भी ये लेक्चर्स की सीरीज़ तैयार की गई है। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं रिसर्च के उनको आपको बयान कर सकूँ। आपके कोई कमेंट हो, आपका कोई फीडबैक हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट्स में शेयर कर लें। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अप्रोच टू द प्रॉब्लम के बारे में है, जो रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट है और उसमें हम इंफॉर्मेशन नीड्स और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने 9 स्टेप्स डिस्कस किए थे, जो रिसर्च प्रोसेस में हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है ये एक तरह से वो सेकंड स्टेप है जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने नीड फॉर इन्फॉर्मेशन की बात की थी और हमने एक रिलेशनशिप देखने की कोशिश की थी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर डिसीजन मेकर का रिसर्च प्रोसेस के साथ क्या रिलेशन बनता है। अगर आपको पिछले लेक्चर्स में ये याद हो तो हमने ये स्लाइड्स हमने शेयर की थी जिसमें हमने कहा था कि एक डिसीजन सिचुएशन होती है तो लेफ्ट साइड पे होती है और राइट साइड पे यहाँ पे हमने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, कि वो क्वेश्चन कैसे चेंज होता है डिसीजन प्रोसेस का रिसर्च के क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों, ये भी आपको याद होगा कि हमने एक लिंक बिल्ड करने की कोशिश की थी डिसीजन प्रोसेस का रिसर्च प्रोसेस के साथ, जिसमें हमने 6 स्टेप्स जो डिसीजन प्रोसेस के थे उनके फर्स्ट 3 स्टेप्स के अंदर हमने एक रिलेशनशिप चेक किया था कि रिसर्च प्रोसेस के साथ वो रिलेशनशिप इस तरह से बिल्ड होता है कि हम रिसर्च करने का एक डिसीजन लेते हैं जब इनिशियल स्टेप्स पे होते हैं और हम जब फाइनल स्टेप्स पे होते हैं, रिमेनिंग 6 स्टेप्स पे होते हैं डिसीजन प्रोसेस के, तो हम फॉर्मल रिसर्च एक्टिविटी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। और आज दोस्तों हम नीड फॉर इंफॉर्मेशन से मूव करेंगे अप्रोच टू द प्रॉब्लम की तरफ और उसके अंदर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिटरमिन होते हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस कैसे हम ले डाउन करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट होता है और हाइपोथेसिस कैसे हम डिजाइन करते हैं। दोस्तों, ये एक तरह से वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए या अपने थीसिस को राइट करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं कि आप कोई टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं या आप कोई स्टार्टअप है, कोई बिज़नेस है और आप अपने किसी बिज़नेस की या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप देखना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अपने रिसर्च को आप स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, जो एक रिसर्चर है उसकी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी सराउंडिंग से कोई टॉपिक को सर्च करता है अपने किसी थीसिस के लिए। दोस्तों, वो किसी क्वालिटेटिव रिसर्च से कुछ इनिशियल फीडबैक लेता है या वो लिटरेचर को रिव्यू करता है और डेस्क रिसर्च करता है या सेकेंडरी रिसर्च करता है। वहाँ से उसको कोई टॉपिक जनरेट होता है जिसको वो रिसर्चेबल क्वेश्चन के अंदर वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने इसको अब सीरीज को नाम दिया है कि प्रैक्टिशनर पर्सपेक्टिव। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एज ए रिसर्चर अपनी सराउंडिंग में देखूं तो मुझे स्मार्टफोन का यूज
और इंटरनेट का यूज़ बहुत कॉमन नज़र आता है, जो कई साल पहले नहीं था। विमेन जो है दे आर इक्वली यूजिंग स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ सर्फिंग कर रही होती हैं। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो बहुत सी चीज़ों के साथ जो विमेन हैं, पर्टिकुलरली मदर्स जो हैं, अगर उनके पास स्मार्टफ़ोन हो, तो वो किड्स के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को भी सर्च करती हैं। अब वो उस सर्च के अंदर उनका बिहेवियर क्या होता है? क्या वो बिहेवियर सोसाइटी अप्रूव करती है या अप्रूव नहीं करती? ये मेरे माइंड में आता है कि रोल ऑफ फिजिशियन क्या होता है? कि वो पहले पास्ट प्रैक्टिस उसकी क्या थी कि उसके बच्चों में से किसी को कोई हेल्थ इश्यू डेवलप हो रहा है या उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो वो पहले फिजिशियन के पास जाती थी। क्या अब भी वो फिजिशियन के पास जाती है फर्स्ट रिपोर्टिंग? वो अपने फैमिली एल्डर से बात करती थी, मदर इन लॉ से बात करती थी, अपने किसी एल्डर जो है फैमिली मेंबर उससे वो बात करती है, अपनी मदर या फादर से बात करती थी। क्या अब वो मदर्स जो हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, स्टिल उसी प्रैक्टिसेज़ के अंदर हैं? क्या ये जो एल्डर्स जो हैं वो उसके इस बिहेवियर को कि वो अगर गूगल करके या सर्च इंजन पे अपने किड्स की हेल्थ से रिलेटेड इश्यू को सर्च कर रही है, तो क्या ये अप्रूव्ड है? वो पास्ट में कुछ लोकल सॉल्यूशंस होते थे जिसको हम देसी टोटका कहते थे। वो होममेड रेमेडीज़ होती थी। क्या वो प्रैक्टिस अब भी चलती है? क्या उसका ये बिहेवियर जो है यूज़ ऑफ स्मार्टफ़ोन फॉर हेल्थ टू सीक हेल्थ एडवाइसेज़ क्या इट्स एन अप्रूव्ड नॉर्म नाउअडेज़? ये मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चन्स अराइज़ हो रहे हैं जब मैं इस टॉपिक को सोच रहा हूँ अपनी किसी रिसर्च में कन्वर्ट करने के लिए। अगर वो सर्च इंजन है तो कौन-सा सर्च इंजन वो यूज़ करती है? अगर गूगल को वो यूज़ कर रही है, तो गूगल के ऊपर उसका बिहेवियर क्या है? कि क्या वो टॉपिक को सर्च करती है? क्या वो कंप्लीट सेंटेंस लिखती है या फ्यू वर्ड्स लिख देती है? और उसके बाद वो उसका जो पेज आता है, अपीयर होता है, फर्स्ट पेज को रीड करती है या अदर पेजेज़ को भी विज़िट करती है। अगर वहाँ पे कोई क्लिक की ऑप्शन आती है, तो पेज को वो क्लिक करती है या वो पेज को क्लिक नहीं करती। क्या उसके पास जो वायरल वीडियोज़ आती हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं या व्हाट्सएप की वीडियोज़ हैं या किसी और डिवाइस में जो उसके सॉफ्टवेयर है, उसपे वीडियोज़ आती हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो उसके बिहेवियर में ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऑब्ज़र्वेशंस हैं, जिसके ऊपर मैं किसी टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूँ और मैं अपनी एक अप्रोच बिल्ड करना चाह रहा हूँ टुवर्ड्स ए प्रॉब्लम। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, मैं अब आइसोलेट करूँगा इस प्रॉब्लम को, ताकि मैं इसको रिसर्च क्वेश्चन्स बिल्ड कर सकूँ। ये भी आपने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स देखे जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं, कि वो उसका इंटरनेट का यूसेज बिहेवियर क्या है, वो सर्च इंजन पे क्या करती है, उसका या जो बिहेवियर है किड्स की हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने का नेट के ज़रिए, क्या ये सोसाइटी उसको अप्रूव करती है, उसकी फैमिली उसको अप्रूव करती है? ये सब चीज़ें और फ्यूचर में उसकी क्या इंटेंशन होगी, क्या उसको वो कंटिन्यू रखेगी? पर्टिकुलरली कोविड के बाद जब बहुत सी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गई और हमने नेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, तो क्या ये अप्रूव्ड बिहेवियर है नाउ-ए-डेज़? अब इसको मैं आइसोलेट करूँगा इन प्रॉब्लम्स को, ताकि मैं अपने रिसर्च क्वेश्चन्स को बिल्ड कर सकूँ। अब मैं इसमें 2 पॉइंट्स मेरे बिल्ड हो रहे हैं। व्हाई डू मदर्स हैविंग स्मार्टफ़ोन्स यूज़ इट फॉर सीकिंग हेल्थ एडवाइस फॉर देयर किड्स इन अर्बन पाकिस्तान? और मैंने इसको नैरो डाउन कर लिया है। कंप्लीट पाकिस्तान की बजाय मैं किसी एक सिटी को भी ले सकता था, लेकिन मैंने अर्बन को ले लिया इसलिए कि मेरी असम्पशन ये है कि शायद वहाँ पर स्मार्टफ़ोन का यूज़ और इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो। On explanation is that use of internet and search engine like Google has become a habit that she likely to continue in future. क्या वो इस बिहेवियर को फ्यूचर में कंटिन्यू रखेगी? तो इसको मैं सोचता हूँ कि अगर वो फ्यूचर में कंटिन्यू रखेगी, इट कुड बी ए प्लान्ड बिहेवियर उसकी प्लानिंग में शामिल है कि अब वो जहाँ बहुत सी चीज़ों के बारे में वो गूगल से इंफॉर्मेशन गैदर करती है स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, तो हो सकता है कि किड्स की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, उसके ऊपर भी एडवाइस लेने के लिए वो अपने स्मार्टफ़ोन से गूगल के सर्च इंजन पे जाके भी एडवाइसेज़ गैदर करेगी। तो दोस्तों ये मैंने एक प्रॉब्लम जो एक जनरल सी प्रॉब्लम डेवलप हो रही थी, उसको मैंने ब्रेक किया और उसको वेरिएबल्स के अंदर उसको आइसोलेट करने की कोशिश की, ताकि मैं इसको ज़्यादा बेटर वे के साथ अंडरस्टैंड कर सकूँ। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर कि मैंने किसी थ्योरी के साथ आइडेंटिफ़ाई करना है, जो मुझे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हेल्प दे सके।
तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा फेनोमेना बिल्ड हो रहा था वो एक प्लान्ड बिहेवियर के तौर पर बिल्ड हो रहा था कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर क्या उसका ये बिहेवियर कंटिन्यू होगा और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, उसके रिलेटिव जो हैं, फिजिशियन जो है, क्या उसके बिहेवियर को अप्रूव करेगा? क्या उसपे कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होगा उस बिहेवियर के ऊपर? अब इस तरह के जो असम्पशन्स मेरे माइंड में बिल्ड हो रहे हैं, अब मैंने इसको एक थ्योरी के साथ रिलेट करने की कोशिश की। तो मैंने जब सर्च की थ्योरी, तो मुझे एड्सन की एक थ्योरी नज़र आई, जिसमें प्लान्ड बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया था, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। जिसमें कहा गया कि पीपल इंटेंड टू परफॉर्म अ बिहेवियर व्हेन दे इवैल्यूएट इट पॉजिटिवली, व्हेन दे एक्सपीरियंस social pressure to perform it, and when they believe that they have the means and opportunity to do so. अब उसको जब मैंने मज़ीद देखा उसके एक डायग्राम की शेप में, तो एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर नज़र आया, सब्जेक्टिव नॉर्म नज़र आए और परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल नज़र आया, जो उसकी इंटेंशन और बिहेवियर की तरफ मूव करता। तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स नज़र आए जो डिपेंड कर रहे थे, बिहेवियर डिपेंड कर रहा था इन मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। तो दोस्तों मुझे फौरन आंसर मिलना शुरू हो गया, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन बिल्ड हो रहे थे और जो असम्पशन्स बिल्ड हो रही थी। उसको दोस्तों फिर मैंने इस थ्योरी की हेल्प से जब इसको कंबाइन किया, तो मेरे माइंड में आइडियाज आ रहे थे, तो वो एक रिसर्च क्वेश्चन के अंदर बिल्ड होना शुरू हो गया। अब इस थ्योरी को जब मैंने रीड किया, तो वो 1 क्वेश्चन की बजाय 3 क्वेश्चंस बिल्ड हो गए मेरे माइंड के अंदर। तो एक रिसर्चर के लिए ये ऑप्शन है कि वो कोई एक रिसर्च क्वेश्चन भी बिल्ड कर सकता है, 2 क्वेश्चंस भी बिल्ड कर सकता है और मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकता है। तो दोस्तों मैंने अपने इस बेसिक ऑब्जर्वेशन को जब बिल्ड करने की कोशिश की, तो थ्योरी के साथ जब मैंने रिलेट किया, तो थ्योरी के अंदर चूँकि 3 मुझे वेरिएबल नज़र आ रहे थे, तो मैंने 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर अपने इस एक्टिविटी को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। मेरा फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन ये बना कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्मार्टफोन यूज फॉर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इंटेंशन टू कंटिन्यू ऑनलाइन सर्च इन फ्यूचर? कि अब वो कोविड की जो भी सिचुएशन बनती जाएगी, क्या उसका फ्यूचर के अंदर उसका एप्लीकेशन बढ़ेगी? सेकंड रिसर्च क्वेश्चन को मैंने सब्जेक्टिव नॉर्म्स के साथ रिलेट किया, उसके फ्यूचर इंटेंशन को। और थर्ड को मैंने उसके परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल के साथ रिलेट करने की कोशिश की, उसकी फ्यूचर इंटेंशन को। ये क्यों किया? इसलिए किया कि जो थ्योरी थी, दैट वाज हेल्पिंग मी, दैट वाज गाइडिंग मी। ये गाइडिंग टूल बन गया मेरे लिए कि इस थ्योरी के अंदर इन 3 वेरिएबल्स को बिहेवियर के साथ, इंटेंशन जो था, उसका फ्यूचर इंटेंशन था, उसके साथ रिलेट किया गया था। तो मैंने भी अपने जो क्वेश्चंस माइंड में बिल्ड हो रहे थे, उनको रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, वो अब मैंने हाइपोथेसिस फॉर्म करना शुरू किए। अब मैंने रिसर्च क्वेश्चन और थ्योरी को कंबाइन किया और 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस बिल्ड कर सका मैं। मेरा फर्स्ट हाइपोथेसिस था कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर एंड इंटेंशन टू यूज इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया 12 मंथ्स के अंदर। इसको मैं 6 के अंदर भी कर सकता था, 1 ईयर में भी कर सकता था, 3 इयर्स में भी कर सकता था। फिर एक और पॉजिटिव रिलेशनशिप मैंने देखा, सब्जेक्टिव नॉर्म्स ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन और फ्यूचर इंटेंशन जो है उसके बिहेवियर। फिर परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल और उसका फ्यूचर इंटेंशन इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो दोस्तों आज का जो ये लेसन था हमारा, वो रिसर्च प्रोसेस पे सेकंड स्टेप पे था। इसमें हमने इंफॉर्मेशन नीड्स और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और हमने साथ कुछ एग्जांपल भी ली कि जिसकी हेल्प से हम इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले लेक्चर्स में आंसर कर सकूं। अब हम आगे रिसर्च डिजाइन के ऊपर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखें।